बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है थर्ड पीरियड। और थर्ड पीरियड की आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस थर्ड पीरियड जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उसके फिज़िकल या एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ या जिसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड पीरियड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कितने एलिमेंट्स होते हैं यह हमने देखना है। फिर उसके बाद उसके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। तो जब हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो हमारे साथ थर्ड पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल में वो 8 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। उन 8 एलिमेंट्स में सबसे पहला मेंबर जो है थर्ड पीरियड का वो हमारे साथ सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फास्फोरस है, फिर उसके बाद सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन। ये एलिमेंट्स हमारे साथ हैं थर्ड पीरियड के अंदर। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। अगर आपसे कहीं पे आ जाए थर्ड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो आप बताएंगे 8 एलिमेंट्स हैं। और स्टार्ट होता है थर्ड पीरियड सोडियम पे और एंड होता है आर्गन पे। अच्छा, अब आते हैं कि ये जो थर्ड पीरियड है, ये जो एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल रोज़ में अरेंज है पीरियोडिक टेबल के अंदर, आपकी बुक ने इन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को फोकस किया है कि इन एलिमेंट्स के कौन से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। और पहले हमने समझना है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी है क्या, फिर उसके बाद हमने जाना है कि कौन कौन से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज चेंज होते हैं, उसको हमने देखना है। तो सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी है क्या, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम थर्ड जो पीरियड है उन एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आज समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो हमारे साथ बेसिकली है क्या, हमने इसकी डेफिनेशन बनाया है, द प्रॉपर्टीज दैट चेंज अक्रॉस द पीरियड या डॉन द ग्रुप। वो प्रॉपर्टी जो अक्रॉस द पीरियड या डॉन द ग्रुप चेंज होता है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम केमिस्ट्री की ज़बान में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। और जब आप पीरियड वाइज जाते हैं सोडियम से आर्गन की तरफ तो होता क्या है, प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं। ये अगर आप डाउन द ग्रुप आते हैं, ग्रुप वाइज बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ की जो वेरिएशन है, जो तब्दीली है, जिसमें फ़र्क आता है, कौन से प्रॉपर्टीज़ होंगे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसी के साथ मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेरिएट करते हैं ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज, जिसको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है कि ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज क्यों ऐसे वेरिएशन आता है, पर क्यों आता है, ये हमने डिस्कस करना है। उसके पीछे क्या रीज़न है, उन रीज़न को भी हमने देखना है, सीखना है। अच्छा, तो ये आपने सीखा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है। वो प्रॉपर्टी जो पीरियड वाइज या डॉन द ग्रुप अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ चेंज होते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम नाम देते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। लेकिन एक बात और लिखा है, द राइज ऑफ एटॉमिक नंबर मीन्स अगर आप पीरियड वाइज जाते हैं या डॉन द ग्रुप जाते हैं तो ऑलमोस्ट एटॉमिक नंबर जो है वो राइज होता है, इंक्रीज़ होता है। कैसे? हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का क्या होगा, 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18। तो आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर राइज हो रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर राइज हो, एटॉमिक नंबर पहले है क्या, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। इट मीन्स उसमें 11 प्रोटॉन है और इसमें 12 प्रोटॉन है। तो ये आपको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन विद इन एलिमेंट और एटम। किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर हम पीरियड वाइज जाते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर राइज होता है। अगर आप देख सकते हैं हम पीरियड वाइज जा रहे हैं सोडियम से आर्गन की तरफ तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं या अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चेंज होती है विद द राइज ऑफ एटॉमिक नंबर। ये आपने देखा एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है अक्रॉस द पीरियड। अच्छा, अब हमने देखना है कि कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो पीरियड वाइज चेंज होते हैं, और जो चेंज होते हैं उस चेंज के पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है, इसको आज हमने सीखना है। तो सबसे पहले जो आपकी बुक ने डिस्कस किया है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैसे हम फर्स्ट में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो फार्मूला है, किस फार्मूले के तहत या किस प्रिंसिपल के तहत हमने इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं एलिमेंट्स के अंदर, एटम के अंदर, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या रोल प्ले करता है अगर हम देखना चाहें उसको पीरियड वाइज, तो बेसिकली ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है ये हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या हो, मालूमात हासिल हो, ताकि हम मालूम कर सकें कि इन एलिमेंट्स के अंदर ये जो पीरियड में रखे हैं थर्ड पीरियड के अंदर, उनकी हम प्रॉपर्टी जान सकें। अच्छा, उन प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए तो हमने पहला जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी लिखा है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। किसका? थर्ड पीरियड का, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के फिजिकल या एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे। तो उन फिजिकल या एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टी है थर्ड पीरियड का, वो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है? किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कहते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं सोडियम से किसकी तरफ, आर्गॉन की तरफ, ईच एलिमेंट हैज़ वन मोर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर आप बात करते हैं थर्ड पीरियड की, तो अगर हम जाते हैं सोडियम से लेके आर्गॉन तक, हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स कि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक? सोडियम से आर्गॉन तक ये इंक्रीज होता है, राइज होता है। यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि जो ही आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं सोडियम से आर्गॉन की तरफ, सोडियम से जब आप आर्गॉन की तरफ जाते हैं तो राइज होता है एटॉमिक नंबर, मीन्स एक प्रोटॉन बढ़ता है अगर आप जाते हैं, और साथ में ही इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है कि अगर सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है तो 11 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसी तरह मैग्नीशियम के अंदर फिर 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप देखते हैं सोडियम से आप जाते हैं किसकी तरफ, आर्गॉन की तरफ जाते हैं, तो ये क्या बात करें, मीन्स यहाँ पे अगर 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या है 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। तो यहाँ पे पॉइंट यही लिखा है, अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं सोडियम टू आर्गॉन, तो हर एलिमेंट की एक नंबर ऑफ प्रोटॉन और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइज होता है। यह आगे हमें मज़ीद क्लियर होगा जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। तो सबसे पहले ये हम पढ़ते क्यों हैं, इसकी क्या वजह है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। ये बेसिकली है क्या, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, मालूम करने के लिए। अब आपके जहन में सवाल उठता है कि कैसे ये एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ये जो थर्ड पीरियड के अंदर एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, यानी इन एलिमेंट्स की कैसे वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डिटर्मिनेशन करता है, ये हमें अभी मज़ीद क्लियर होगा। तो पॉइंट अगर आपसे कहीं पे आ जाए कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका मेन मोटो क्या है, क्या मकसद है। मकसद ये है कि हम इसलिए देखना चाहते हैं इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सोडियम से लेकर आर्गॉन तक, ताकि हमें उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूमात हासिल हो। यह हमारा मेन मकसद है। अच्छा, अब आते हैं जो इसका फर्स्ट मेंबर है इस पीरियड का, थर्ड पीरियड का जो फर्स्ट मेंबर है वो है सोडियम। वो क्या है, वो सोडियम है। अच्छा, सेकेंड पीरियड है एल्युमिनियम, सेकेंड मेंबर है आपके पास मैग्नीशियम, थर्ड मेंबर है एल्युमिनियम। अच्छा, यहाँ पे मैंने चंद एलिमेंट्स की सारे पीरियड यानी कंप्लीट पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पे मैंने सोडियम उठाया है, एल्युमिनियम उठाया है, क्लोरीन और आर्गॉन उठाया है। इससे हमने समझना क्या है कि हम एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं, और उस अरेंजमेंट से हमें पता चलता है इन्हीं एलिमेंट्स की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कैसे? हमने लिखा सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अगर हम देखना चाहें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब जो 3s1 है ये बेसिकली उसकी क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। मींस
सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ कौन से ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंस शेल में, हमें पता है वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो इसके पास तो एक है, मज़ीद कितनी चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इस एलिमेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करें, गेन करें, बल्कि इसने क्या करना है, अपने एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, लॉस करना है। क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो ये बेसिकली हमें पता चला कि सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है, और मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, वो एलिमेंट्स जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, दे सके, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटल। तो ये हमें पता चला, कहाँ से पता चला, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, कि वहाँ पे उसकी वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हमें मिला। और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि उसके पास वैलेंस ही एक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास है, और एक ही इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करना चाहता है। और ये मेटल है, और मेटल में फिर क्या है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव क्यों है, रिएक्टिविटी की वजह क्या है, वजह ये है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन वो आसानी से डोनेट कर सकता है। फिर उसके बाद हम आते हैं एल्युमिनियम की तरफ। तो एल्युमिनियम की अगर आप देखना चाहें, एल्युमिनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, एल्युमिनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ पे, पी ऑर्बिटल में। तो हमें पता चला ये कौन सी ब्लॉक से हैं, पी ब्लॉक से हैं। अगर आप स्क्रीन पे आ जाए कि एल्युमिनियम कौन से ब्लॉक से हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं। तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में इंटर होता है। पी ऑर्बिटल में इंटर होने की वजह से उसको पी ब्लॉक में रखा गया है। अब जो एल्युमिनियम है, ये जो मैंने रेड लाइन खींची है, ये बेसिकली उसकी क्या है, ये उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्या मतलब है कि इस एल्युमिनियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एल्युमिनियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एल्युमिनियम जो है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है, उसको भी हम मेटल में शुमार करते हैं। इसके बाद है अब एल्युमिनियम को भी आपने कहाँ पे रखा, इसको हम मेटल में रख दें। वजह क्या है, वजह यह है कि वो बेसिकली अपना ही 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अगर उसके सामने हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स आ जाएं तो फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें कहाँ से पता चला, इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि उसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, मेटल में शुमार होता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है अगर उसके सामने हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल आ जाए। अच्छा, फिर उसके बाद हम जाते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब ये जो लास्ट मैंने उसके रेड लाइन्स है, ये आपके साथ क्या है, ये उसकी वैलेंस शेल है। ये 3s2, 3p5, ये उसकी क्या है, वैलेंस शेल है। अब अगर आप देखना चाहें वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 पी ऑर्बिटल में है, 2 एस ऑर्बिटल में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन टोटल उसमें है 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस क्लोरीन के अंदर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट मीन्स वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो कमी कहाँ से पूरे करेगा, वो किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अब यहाँ पे सोडियम की क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन है, वो मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले को हम क्या नाम देते हैं, नॉन मेटल का नाम देते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन देने वाले को हमने नाम दिया मेटल, क्यों लॉस कर रहा था, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या था, कम था। और ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। गेन की पीछे वजह क्या है, वजह यह है कि ये नॉन मेटल है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होता है। तो ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच लेता है अपनी तरफ, और अपना जो वैलेंस शेल है उसको कंप्लीट करता है। तो ये जो आपके पास क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जब आपने ड्रा किया, तो उस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ने आपको इसी क्लोरीन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया कि क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है,
और जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। उस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वो किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो ये नॉन मेटल है और फिर नॉन मेटल में और रिएक्टिव नॉन मेटल्स में शुमार होता है, क्योंकि उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बता रहे हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और भी बहुत सारे ये तो मैंने अब जनरल बता रहा हूँ। इसी तरह अगर आप आर्गॉन की बात करते हैं, आर्गॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। अच्छा, ये जो रेड लाइन से मैंने उसको हाईलाइट किया है, ये आपके पास क्या है, ये उसकी वैलेंस शेल है 3s2, 3p6। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो एलिमेंट हैं, अगर हम उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में ये बेसिकली क्या है, उसकी वैलेंस शेल हमें कंप्लीट नज़र आ रहा है। कैसे, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, 2 है जो कंप्लीट है। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी थी, 6, वो आपके सामने है। तो अब ये जो एलिमेंट है उसका ऑक्टेट, ये लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो मुकम्मल है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक स्टेबल एलिमेंट, ये ना हम मेटल में रखते हैं ना नॉन मेटल में रखते हैं, उसको हम नोबल गैस भी कहते हैं या स्टेबल एलिमेंट भी कहते हैं। वजह क्या है, ये किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है, उसकी वैलेंस शेल कंप्लीट है, या उसकी वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीट हैं, तो उसे मज़ीद इलेक्ट्रॉन लेने की ख्वाहिश नहीं है, मज़ीद रिएक्शन करने की ख्वाहिश नहीं है। तो इसीलिए हम उसको नोबल गैस का नाम देते हैं या स्टेबल एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो ये आपके सामने था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी था जो हमने इसकी मदद से क्या सीखना है, इन एलिमेंट्स की फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये जो मैंने आपके सामने बात की कि सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, आर्गॉन जो है एक स्टेबल या नोबल गैस है। नोबल मीन्स किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। वजह क्या है, उसकी वैलेंस शेल कंप्लीट है। वैलेंस शेल कंप्लीट है, यह हमें कहाँ से पता चला, उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से। तो जब आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उससे आपको बहुत सारे उसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इस चीज़ से रिलेटेड है। पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी या आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमने सीखना क्या है, सेकेंड जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसको हमने सीखना है। सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी बेसिकली आपकी बुक ने दिया है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी अच्छा, अब आपने सीखना है सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। आयोनाइजेशन एनर्जी आप 9th या 1st में भी थोड़ी बहुत आप सुन चुके हैं इसके बारे में। द minimum amount of energy which required to remove electron from gaseous or isolated atom। क्या मतलब है, किसी भी आइसोलेटेड या गैशियस एटम से उसकी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या मतलब है, मतलब ये है कि आपके पास एक एटम है, ठीक है, एटम है और वो एटम क्या है, आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड एटम, ठीक है, उस आइसोलेटेड एटम की लास्ट शेल से मीन्स वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी आइसोलेटेड एटम की लास्ट वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन। क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों नाम देते हैं उसको, उसके पीछे क्या रीज़न है? वजह यह है, आपके पास लेट सपोज इसकी एग्जांपल हम लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का, ठीक है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। क्या मतलब है कि उसमें प्रोटॉन की तादाद 11 है, ठीक है। और जब 11 प्रोटॉन है तो 11 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। अच्छा, जब 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो सबसे पहले अगर हम उसकी देखें, ये न्यूक्लियस, फिर उसके बाद फर्स्ट शेल, फिर उसके बाद सेकेंड शेल, फिर उसके बाद थर्ड शेल। हमें पता है सोडियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उसके एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 और 8 10 11। हमें पता है यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद कितनी है? अगर हम सोडियम की बात करें 11 प्रोटॉन है, तो इसी तरह शेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो 11 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसकी वैलेंस शेल में हमें मिल रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देर पहले हमने बात की कि मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, लेकिन इनको लॉस करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लेट सपोज इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उस वैलेंस शेल से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। जब हम इसकी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन जो उसकी वैलेंस शेल में है, वो इलेक्ट्रॉन अगर हम उससे निकालना चाहें तो क्या होगा? इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, खुद ब खुद तो नहीं होगा। अब जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसकी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? वजह यह है, यहाँ से जब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकल जाएगा, तो ये जो सोडियम है अब वो सोडियम नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा? सोडियम जो है वो तब्दील होगा सोडियम पॉजिटिव आयन में। क्यों पॉजिटिव आयन में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि सोडियम ने क्या किया? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। वो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, इसकी वजह क्या है? पहले 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हुआ? प्रोटॉन वही 11 है, इलेक्ट्रॉन कितने बच जाते हैं? अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। यहाँ पे आपको अपेरेंट चार्ज क्या नज़र आएगा? पॉजिटिव नज़र आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सोडियम की क्या हो गई? सोडियम की आयनाइजेशन हो गई। सोडियम क्या हुआ? आयन में कन्वर्ट हुआ। सोडियम पहले आइसोलेटेड न्यूट्रल फॉर्म में था, जब हमने क्या किया? उसकी वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला और उसकी जो हमने एनर्जी इस्तेमाल की उसको हमने नाम दिया आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ पे उसके ऊपर एक चार्ज आया। कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया। और वो बेसिकली हमने इसे लॉस करवाया जब उसको क्या प्रोवाइड किया? एनर्जी प्रोवाइड की। अब जब आप उसको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, वो न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम जो है वो अब कन्वर्ट होता है आयन में, तो इसीलिए नाम दिया जाता है आयोनाइजेशन। आयंस में उसको कन्वर्ट करना, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आप किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट्स की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर वही न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम आयन में कन्वर्ट होता है, तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आते हैं, इस आयोनाइजेशन एनर्जी को हमने डिस्कस करना है कहाँ पे? पीरियड, कौन सा पीरियड हम पढ़ रहे हैं? 3rd पीरियड हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमने सोडियम से जाना है आर्गॉन की तरफ, ठीक है। अब हमने देखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा। कुछ देर पहले हमने कहा था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज चेंज होते हैं, वो हमने देखने हैं। अच्छा, ये तो हमने डिफिनेशन सीखा कि किसी भी गैसियस या आइसोलेटेड एटम की लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अब हम आते हैं इसी आयोनाइजेशन एनर्जी को पीरियड वाइज देखते हैं कि पीरियड वाइज ये एनर्जी इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है। तो अगर इंक्रीज़ होती है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ये हमने सीखना है। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को
देखते हैं पीरियड वाइज। कौन सी पीरियड में? थर्ड पीरियड में। पहला मैं आपको बता दूं कि आयनाइजेशन एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ये हमने सीखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, पहला न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पे ये डिपेंड करता है। न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा? मींस अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो उस एलिमेंट की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? आसान होगा। तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी, तो हम कहेंगे उसके लिए लो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर कहीं पे न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ज़्यादा है। क्या है? न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? उस एलिमेंट की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा। और ये भी हम जान चुके हैं, हम इससे पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि हमें पता है जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो उसका मतलब क्या है? न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि अगर हम पीरियड वाइज जाते हैं, ठीक है, पीरियड वाइज जाते हैं, पीरियड वाइज कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? अगर हम सोडियम टू आर्गॉन जाते हैं, थर्ड पीरियड है, ठीक है, और थर्ड पीरियड में हम सोडियम टू आर्गॉन मूव करते हैं, तो हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13, 14, 15, 16। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप अक्रॉस पीरियड जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो मैं कहूँगा न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो क्या होगा? उस एलिमेंट की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो न्यूक्लियस हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड के रखता है, अपने इलेक्ट्रॉन को मजबूती से जकड़ के अपने साथ रखता है। तो आपने याद रखना है, अगर हम थर्ड पीरियड में सोडियम टू आर्गॉन जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड कहाँ पे? थर्ड पीरियड के अंदर। तो आपने याद रखना है अक्रॉस द पीरियड जो है क्या होगा? अक्रॉस द पीरियड बताओ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उसका मतलब क्या है? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी इंक्रीज होगी। तो सिंपली मतलब क्या है? आपने याद रखना है अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और बढ़ने की वजह क्या है? बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। तो अगर आपसे कहीं पे आ जाए कि आप बताएं अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती क्यों है, आपने बताना है उस बढ़ने की वजह क्या है? न्यूक्लियर चार्ज हैं। और हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं वही प्रोटॉन उन्हीं इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मजबूती से क्या करते हैं? जकड़ के रखते हैं, होल्ड के रखते हैं। तो इसीलिए फिर उस एलिमेंट्स की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? मुश्किल है। जो मेन रीज़न है वो ये है कि न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है अक्रॉस द पीरियड। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह क्या है? वो तो हमें पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने याद रखना है, ज़हन में रखना है। वो ये है
हमने पहले ही बीच सीखा था कि अक्रॉस द पीरियड एक चीज़ सेम रहता है, वो क्या था, वो शेल था। अब जब अक्रॉस द पीरियड शेल सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, शेल। थर्ड पीरियड है, सोडियम से स्टार्ट होगा, किस चीज़ पे ख़त्म हो रहा है, आर्गॉन पे ख़त्म हो रहा है। अब फर्स्ट मेंबर से लेके लास्ट मेंबर तक शेल क्या है, शेल सेम है। जब शेल सेम है, एक ही शेल के अंदर वही शेल है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहे हैं, और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह अगर हम देखें, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने देखा कि थर्ड पीरियड के अंदर उसके एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। इसी तरह इसके एम शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके एम शेल में 3, इसके एम शेल में 4, इसके एम शेल में 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो शेल जो है वो अक्रॉस द पीरियड क्या है, वो सेम है। जब शेल सेम है तो उसका मतलब क्या है, शेल चेंज नहीं हो रहा। अगर आप देखना चाहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज उस वक्त जिस तरह हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, क्योंकि क्या होगा, शेल्स की तादाद इंक्रीज़ होगी। जब शेल्स की तादाद इंक्रीज़ होगी फिर वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट आएगा, वहाँ पे फिर हम कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी क्या आएगी, वो कम आएगी। तो अगर आपसे कहीं पे पूछा जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ होता है, उस इंक्रीज़ होने के पीछे रीज़न क्या है, आपने बताना है कि अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि शेल क्या है, सेम है। और शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। शील्डिंग इफेक्ट हमें मिलेगा कहाँ पे, ग्रुप में मिलेगा जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे। जिस तरह अगर हम देखना चाहें, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीज़ियम एंड फ्रेंशियम। अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो यहाँ पे अगर जस्ट एक ही शेल था, ठीक है, एक ही शेल है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, लिथियम के अंदर शेल की तादाद क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, बढ़ जाएगी। तो इसी तरह सोडियम के अंदर फिर 3 शेल होंगे, पोटाशियम के अंदर 4 शेल होंगे। तो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो शेल्स की तादाद क्या होती है, शेल्स की तादाद इंक्रीज़ होती है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो शेल्स बढ़ता है। जब शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स की तादाद बढ़ता है, तो फिर वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट होता है। वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है उसके दरमियान क्या आते हैं, शेल्स आते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगा, अब उस एटम या उस एलिमेंट्स की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। अब अगर आप पीरियड वाइज जाते हैं तो पीरियड वाइज शेल क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, शेल सेम रहता है, ठीक है। जब शेल सेम रहेगा तो न्यूक्लियर